गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज अपन ने पढ़ा, मैंने जैसे 12th भाग पढ़ाया था, भाग यानी पार्ट या चैप्टर कह सकते हैं 12 नंबर है, जिसमें प्रेजेंट के जितने टेंस थे वो पूरे समाप्त कर दिए। ठीक है, अब जो कल से हम पार्ट शुरुआत करेंगे वो करेंगे हम पास्ट टेंस की। तो आज हम उसकी रिवीजन कर लेते हैं कि अभी तक हमने प्रेजेंट टेंस पढ़े, उसमें क्या क्या पढ़ा और क्या हेल्पिंग कर रही उसकी, क्या सहायक क्रिया रही, कौन सी वर्ब लगी, ये सब हम आज रिवीजन करते हैं उसी टेंस में। तो हमने पूरे चैप्टर में क्या पढ़ा, आज जो चैप्टर थे हमारे 12 चैप्टर में हमने प्रेजेंट पूरा खत्म कर दिया है। तो देख लो थोड़ी सी रिवीजन करते हैं प्रेजेंट टेंस। शुरुआत से लेते हैं। प्रेजेंट टेंस में हमने एक चीज पढ़ी, वो की थी हमारी हा लिखा है, तो हमें इससे क्या जानकारी मिल जाएगी कि वर्तमान काल की बात हो रही है, यानी प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। लेकिन हमने प्रेजेंट टेंस पढ़ा, उसमें हमने क्या करा कि 4 भागों में बांटा उसको, है ना। जरूरी नहीं कि जैसे प्रेजेंट पढ़ रहे हैं तो हमने बोल दिया वर्तमान की बात हो रही थी, वर्तमान की बात हो रही है, लेकिन वर्तमान में 4 प्रकार की बात हुई। कितने प्रकार की हुई? 4 प्रकार की। तो हमने उनको 4 भागों में डिवाइड किया था। जैसे कि पहला हमने पढ़ा इंडेफिनिट, दूसरा इसी का कंटिन्यू पढ़ा, तीसरा परफेक्ट पढ़ा और चौथा हमने परफेक्ट कंटिन्यू टेंस पढ़ा। ये 4 इसमें पढ़ी, 4 प्रकार की बात हुई। इसमें क्या बात चल रही थी, पता चल रही थी कोई भी कार्य हमारा होता है, ठीक है, ना हो रहा है ना हो चुका है, लेकिन होता है। इस समय ये चीजें चल रही थी, क्या है कि कार्य होता है, और इसमें कंटिन्यू का मतलब होता है काम आपका लगातार चल रहा है। और परफेक्ट का मतलब होता है आपका काम चाहे वर्तमान में हो, चाहे भूतकाल में, भविष्यकाल में समाप्त हो गया है। तीनों में ऐसी कंडीशन रहेगी, यही रहेगी आपकी ये। और परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में क्या होता है, इन दोनों टेंसों को प्लस किया है, दिख रहा है कि परफेक्ट आ गया और कंटिन्यू आ गया। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा, कार्य समाप्त भी हो चुका होगा और चल भी रहा होगा। ठीक है, ये हमारी इसकी डेफिनेशन थी। इसकी अगर हेल्पिंग वर्ब देखें तो हमने इसमें डू और डच का यूज करा। इसकी देखें तो हमने इज, एम और आर का उपयोग किया। परफेक्ट में हम हैज और हैव का उपयोग किया, और कंटिन्यू में हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में हैज बीन और हैव बीन, ये हेल्पिंग वर्ब यूज किया। ये तो एक नॉर्मलिटी थी अपन ने, चलो इनका ये इनकी सहायक क्रियाएं हो गई जो प्रेजेंट टेंस की रहती हैं। तो टोटल कितनी सहायक क्रियाएं होती हैं? 9 होती हैं। 2 3 5, 5 और 2 7 और 7 2 9। तो प्रेजेंट में कितनी हेल्पिंग वर्ब लग रही हैं? 9 लग रही हैं। लेकिन अंतर क्या होगा, जैसे कि हमने आज इसको पढ़ा था परफेक्ट कंटिन्यू टेंस को, तो हैज बीन हैव बीन का उपयोग तो कर रहे थे, लेकिन जब नेगेटिव इंट्रोगेटिव आ रहा था तो इन दोनों के बीच में, मतलब हैज और बीन के बीच में नोट लग रहा था, सब्जेक्ट लग रहा था इंट्रोगेटिव में। ठीक है, ऐसा, लेकिन सिंपल लग रहा था। अब ऐसे हमने देखा, हम रिवीजन कर रहे हैं, समय में थोड़ा इंडेफिनिट पढ़ा। तो इंडेफिनिट के हमने क्या पढ़े थे, एक सिंपल पढ़ा था, जिसको हम अफर्मेटिव कहते सकते हैं, और नेगेटिव भी पढ़ा है, इसका इंट्रोगेटिव पढ़ा। इसकी ये 3 सेंटेंस पढ़े। इसमें हमने पहले क्या देखा, सिंपल में डू और डच का उपयोग नहीं हुआ। ये जो साधारण बात था, इसमें डू डच का यूज नहीं हुआ। इसमें जो आपकी मेन वर्ब थी, उस मेन वर्ब के साथ क्या प्लस हुआ, एस या ईएस प्लस किया हमने। कौन से? ओनली सिंपल सेंटेंस में। जब हम इसके नेगेटिव में पहुंचे तो नेगेटिव में इसको डू और डच जो हेल्पिंग वर्ब थी उसका उपयोग किया गया। ठीक है, डू और डच का उपयोग किया गया। लेकिन जब हमने एस और ईएस का उपयोग करा तो क्या देखा था कि साधारण वाक्यों में हम वर्ब के साथ क्या लगाएंगे, एस और ईएस लगाएंगे। लेकिन अगर यहाँ प्लूरल नाउन आता है, या प्लूरल नाउन को बोलते हैं बहुवचन करता आता है, तो ना हम उसके साथ एस लगा रहे थे ना ईएस लगा रहे थे। इसके नियम भी बताए थे कि एस कहाँ लगता है और ईएस कहाँ लगता है। तो नेगेटिव पढ़ा तो हमने डू और डच लगाया, जब तो इसकी 2 हेल्पिंग वर्ब थी। तो इसका यूज हमने कैसे बताया कि आपको डू और डच कहाँ लगता है, सिंगुलर नाउन के साथ डच लगता है और प्लूरल नाउन के साथ डू लगता है। ठीक है, डू का किसके साथ लगा रहे थे, प्लूरल नाउन के साथ, और डच कहाँ लगा रहे थे हम, सिंगुलर नाउन के साथ। अब ये डाउट रहता है, सर आई आती है, तो सर आई क्या है, सिंगुलर या प्लूरल है? क्या है आई, सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर। नहीं,
आई सिंगुलर भी है और प्लूरल दोनों है। प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में आई प्लूरल रहेगी और पास्ट टेंस में ये रहेगी सिंगुलर। सर वो कैसे रहेगी बताओ? एक चीज दो कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती क्या? हो सकती है। जैसे अभी आप बोलो बैठे क्लास में बैठे हैं कि सर मैं आई गो टू टॉयलेट या मैं आई ड्रिंक वाटर सर, ठीक है, तो आपने पूछा क्या? केवल आई लगा के, और आप गए चार संज्ञा लेके, है ना? तो बहुवचन हुआ कि नहीं गए? आपने पूछा क्या था? मैं आई ड्रिंक वाटर सर, तो आपने अकेले में पूछा आई लगा के, आपने ये तो नहीं कहा बी मतलब हम जा रहे हैं। अगर आप बी लगाते तो आप लोग क्या होते? बहुत से लोग जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक खड़ा हुआ और उसने कह दिया, जैसे अभी बोतल भरने हो गए, है ना, तो जा तो अकेले रहते, एक और साथ में लेकर बहुवचन हो गए कि नहीं हो गए? ठीक है, लेकिन भूतकाल में हम अकेले ही जाते हैं। अब जैसे तुम बोतल भरने आज गए, तुमने क्या कहा? कल क्या कहोगे? मैं बोतल भरने गया था, तुम अकेले गए ना भूतकाल में, तो ये तो नहीं कहा हम बोतल भरने गए, तो बहुवचन हो जाएगा। लेकिन हम बोलते कि मैं कल बोतल भरने गया था, मैंने कल, या मैं कल कोचिंग गया था। अब कोचिंग तुम अकेले आए तो नहीं थे अकेले, आप चार लोगों को साथ में लेके आए थे, लेकिन हुआ क्या? कल आपने क्या कह दिया? मैं कोचिंग आया था, तो हो गया ना। इसलिए आई क्या रहती है? भूतकाल में अकेली जाती है, यानी क्या कहलाएगी? भूतकाल में जो पास्ट टेंस में हम आई को सिंगुलर में लेके जाएंगे, ठीक है, और फ्यूचर और प्रेजेंट में क्या लेके जाएंगे? आई को प्लूरल लेके जाएंगे, ठीक है। भविष्य में कहते ना मैं कल विद्यालय जाऊंगा, तो मैं अकेले जाऊंगा, लेकिन मैं अकेले नहीं जाऊंगा, मैं चार को लेके ही जाऊंगा, है ना। ऐसे छुट्टी नहीं मांगते, सर छुट्टी चाहिए, मुझे छुट्टी चाहिए, आई एम लीव। अब ठीक है, पर सर अगर खासकर लड़के तो ठीक है, लड़की छुट्टी मांगती है ना, सर मैं आई लीव, तो भाई चार संग लेके जाती है, मैं अकेले कैसे जाऊंगी? सर नहीं बोले, सर मैं अकेले कैसे जाऊंगी? भाई पेट दुख रहा है, तभी उसको बहाने होते हैं, बहाने भी नहीं होते, रियलिटी में होते, बहाने भी होते हैं। लड़कियां बोल देती सर छुट्टी चाहिए, है ना। अब अकेले के लिए छुट्टी मांगी, लेकिन बैग लेके दो और संगे, है ना, बॉडीगार्ड से अगर पकड़ के रास्ते में गिरने नहीं जाए वो, है ना, तो दो के चलो वही है, जाके चक्कर हमें छुट्टी मिल रही है। तो आई इसलिए क्या है? सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, इसलिए हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज का यूज कहां किया था? नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव में किया था। इंट्रोगेटिव क्या था? अपना क्वेश्चन मार्क, इसमें हेल्प मार्क फर्स्ट आ रही थी और लास्ट में क्या लगा रहे थे? क्वेश्चन मार्क लगाना अनिवार्य होता था, तो पता चलेगा प्रश्न वाली बात हो रही है, ठीक है। अब हमें सीख कर इसमें अगर समझ में आ गया हो, नहीं तो एक एग्जांपल बना देता हूं मैं इसका। ये रहेगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैं विद्यालय जाता हूं, ठीक है, अपन इसलिए आज ले लिया है कि आज बाद में अपन पता चले प्लूरल भी है ना, और सिंगुलर भी है। तो पहचान जो बताई थी वही कंडीशन पहचान की रहेगी, हाँ आएगा तो क्या पता चलेगा कि सर प्रेजेंट टेंस नहीं है, ठीक है। और उसके बाद ता आ गया, तो क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी के वाक्यों में ता है, ती है, ते इत्यादि शब्द आते हैं, तो ता ती आ रहा है, तो क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और इसमें नहीं या क्यों दोनों शब्दों का यूज नहीं है, तो मतलब क्या है? ये सिंपल है। तो सिंपल में आई और जाने को क्या बोलते हैं? गो। तो इसमें ना एस लगाएंगे ना एस लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि अभी बताया आई क्या है? प्लूरल नाउन है, ठीक है। तो गो टू स्कूल, ये इसका सिंपल हो गया। अब इसका नेगेटिव बनाया था, तो आई डू नॉट गो टू स्कूल, ये इसका नेगेटिव था। और तीसरा इसका क्या था? डू यू गो टू स्कूल, ठीक है। अगर चौथा बनाना चाहो तो डू डोंट यू गो टू स्कूल, दोनों में क्वेश्चन मार्क। क्या तुम स्कूल विद्यालय नहीं जाते हो? पहला है मैं विद्यालय जाता हूं, मैं विद्यालय नहीं जाता हूं। क्या तुम विद्यालय जाते हो? क्या तुम विद्यालय नहीं जाते हो? और एक और बनाते हैं जिसे अपन बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य बी। Where do you go to school? तुम विद्यालय कहाँ जाते हो? भाई where मतलब कहाँ जाते हो? नहीं, इसमें नोट क्यों लगाएंगे? इसमें लगाना नोट, ये तो अपन इतना कह रहे हैं तुम विद्यालय कहाँ जाते हो, है ना। तो ये प्रश्नवाचक वाक्य बी है, जे ए है अपना, ठीक है, और जो बी है वो जे क्या है? इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव दोनों है, ठीक। इसलिए कहते डोंट यू गो टू स्कूल,
तुम विद्यालय क्या तुम विद्यालय नहीं जाते हो। तो ये थे आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो 5 बता दिए मैंने। एक शायद बाय मिस्टेक ये वाला पढ़ाया नहीं है, लास्ट में पढ़ाएंगे जब अपने पूरे टेंस खत्म हो जाएंगे। ठीक है, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का रिवीजन हो रहा है। अब इसके बाद हम चलते हैं कंटिन्यू टेंस में। कंटिन्यू 3 हेल्पिंग वर्ब, मैंने कहा था 3 हेल्पिंग वर्ब केवल प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में ही लगती है, बाकी के कोई से भी ऐसे टेंस में 3 हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। तो इसकी हिंदी के वाक्यों में क्या रहता है, रहा है, रही है और रहे। ठीक है, क्योंकि इसमें काम लगातार कोई भी काम जो हो रहा है वर्तमान में वो दर्शाएंगे कि वर्तमान में अभी हो रहा है। जैसे तुम पढ़ रहे हो तो तुम बैठ के क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो अभी हाल लगातार की बात हो रही है। मैं पढ़ा रहा हूं तो वो भी लगातार की बात हो रही है। तो इसमें यही रहेगा, इसमें 3 हेल्पिंग वर्ब थी और तीनों का मतलब मैंने पढ़ाया था कि इसका यूज कहाँ होगा, सिंगुलर नाउन के साथ। एम का यूज होगा ओनली आई के साथ और आर का उपयोग होगा प्लूरल नाउन यानी बहुवचन कर्ता के साथ होगा। ठीक है, तो अब इसका एक एग्जांपल भी लेते हैं। अगर इसमें इस जैसा कोई मेथड्स नहीं है कि सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, तीनों में यही हेल्पिंग वर्ब लगेगी और वर्ब की इसमें फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी या फोर्थ फॉर्म लगेगी। इसमें लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा, ये आपका सिंपल रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा, इंट्रोगेटिव रहेगा, लेकिन तीनों में हेल्पिंग वर्ब वही रहेगी, क्रिया भी वही रहेगी, चेंज नहीं होगी। इसमें केवल फर्स्ट और सेकंड और थर्ड तो इसमें चेंज हो रही है। इसमें एसईएस लग रहा था लेकिन इसमें नहीं हुआ। इसमें अब देखो, अभी मैंने कह लिया मैं विद्यालय जाता हूं, तो इसमें लेकिन मैं विद्यालय जा रहा। ठीक है, बात वही है, उसमें मैं जाता हूं, बात वही हो रही है, इसलिए मैं एक ही प्रकार का टेंस ले रहा हूं, आपको थोड़ा हिंदी का सेंटेंस ले रहा हूं समझ में। मैं विद्यालय जाता हूं, यहां लिखा था, ये इंडेफिनिट की बात थी। और इसमें मैं विद्यालय जा रहा हूं, मतलब अभी जा ही रहा हूं, कंटिन्यू कोई काम हो ही रहा है, इसलिए मैं विद्यालय जा रहा हूं। तो इसमें मैंने कहा ना आई के साथ क्या लगेगा, एम, आई एम, और इसमें गोइंग टू स्कूल। ठीक है, आई के साथ क्या लगेगा, एम लगेगा। अब एक वचन कर्ता के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, यस इज गोइंग टू स्कूल। ठीक है, अब इसके बाद दे आर गोइंग टू स्कूल। ठीक है, अब ये चारों इधर 3 हो गए, इसका यूज हो गया, एम का हो गया और आर का हो गया। तो पहले का होगा मैं विद्यालय जा रहा हूं, दूसरे का होगा यस विद्यालय जा रहा है, और तीसरे का हो गया वे विद्यालय जा रहे हैं। तीनों हेल्प वर्ब यूज हो गया, सिंगुलर नाउन के साथ इज लग रहा है और प्लूरल नाउन के साथ आर लग रहा है और आई के साथ एम लग रहा है। ये सिंपल था। जब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, हम इसमें नॉट का यूज करेंगे। तो नॉट में क्या बोल देंगे, मैं विद्यालय नहीं जा रहा हूं, तो आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। ये आपका सिंपल रहेगा। और अगर इसका इंट्रोगेटिव रहेगा तो क्या रहेगा, एम भी लगा सकते, नहीं तो यू नहीं, सॉरी, आर यू गोइंग टू स्कूल। ये आपका इंट्रोगेटिव होगा, क्या तुम विद्यालय जा रहे हो। ठीक है, तो इस तरीके से बनेंगे आपके ये सेंटेंस। इसका हिंदी का लिखा रख देते हैं, अपन चलते हैं हम परफेक्ट में। परफेक्ट टेंस में क्या बताया था, इसमें क्या होगा, आपका कार्य खत्म हो चुका है, लिया है, दिया है, किया है, चुका है, चुकी है। ठीक है, इसमें आपका काम क्या क्या बता रहा है कि दर्शा रहा है कि किसी व्यक्ति द्वारा कार्य आपको कैसा है, खत्म यानी समाप्त होने की स्थिति। ठीक है, ऋषि कहां देख रहे हो, बोर्ड पर देखो। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, चुका है, चुकी भी लिखा रहता है, मैंने लिख दिया लिया है, दिया है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इन चीजों को फोकस करो। तुम तो सिर नीचे करो और बोल रहे हो, हैं? समझ में नहीं आ रहा क्या, आ रहा है। नहीं तो फिर प्रॉब्लम क्या हो रही है, कुछ नहीं हो रही, रिवीजन हो रहा है, समझ लो उसको। ठीक है, तो इसमें हमने क्या बताया था, तो ऋषि बताएगा हैज और हैव का यूज बताया था कि नहीं बताया था।
तो हैव का यूज कहाँ होता है और हैज का यूज कहाँ होता है? हैव का प्लूरल के साथ। हाँ, हैज का, हाँ हैव का होगा आपका प्लूरल नाउन के साथ और हैज का होगा आपका सिंगुलर नाउन के साथ। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, क्योंकि अगर कार खत्म हो गया है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? थर्ड फॉर्म लगेगी। क्रिया का तीसरा रूप लगाएंगे, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, और बिना वर्ब का सेंटेंस नहीं बनेगा, पहले भी कहा है। कर्ता नहीं होगा चलेगा, सब्जेक्ट नहीं होगा चलेगा, लेकिन अगर क्रिया नहीं होगी तो सेंटेंस कहां से बन जाएगा? सेंटेंस तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो इसमें कार्य समाप्त हो रहा है। अब इसमें था मैं विद्यालय जाता हूं, मैं विद्यालय जा रहा हूं, और मैं विद्यालय आ चुका हूं या जा चुका। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ? मैं विद्यालय आ चुका, मतलब पहुंच गया हूं। इसमें जाता है, जा नहीं रहा है, बैठा है घर पर, बोल दिया मैं विद्यालय जाता हूं। ठीक है, आज संडे है, वैसे पहुंच जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें मैं विद्यालय जा रहा हूं, कंटिन्यू की बात हो गई, और मैं विद्यालय जा चुका हूं या आ चुका हूं। ठीक है, किसी ने कहा कहाँ, कॉल पे बात करते हैं ना, फोन आता, कहाँ? मैं विद्यालय आ गया, मतलब वही आ गया, समझ लेना। अगर वो प्रेजेंट बात है तो हाँ भी ना आए तब भी समझ लेना प्रेजेंट की बात हो रही है, मैं विद्यालय आ गया हूँ। या फिर उसने मैं विद्यालय कल आ गया, था नहीं लगा उसने, तो थोड़ा इधर ही फोकस करना। कभी कभी होता है सेंटेंस में हाँ वो था भी नहीं आता, नहीं समझने की हाँ आए तो पहचान लेना, था है तो पहचान लेना। अब मैंने कहीं कह दिया मैं विद्यालय आ गया, अब हाँ आए नहीं, अब वर्तमान में अगर बातचीत हो रही है तो मतलब ये वर्तमान की, और उसने कह दिया मैं कल विद्यालय आ गया या मैं परसों विद्यालय पहुंच गया। परसों विद्यालय पहुंच गया मतलब निकलने वाली बात हो गई ना, मैं परसों विद्यालय पहुंच गया, तो मतलब ये भूतकाल में चला गया। तो इसमें थोड़ा फोकस रखना, शब्द बोल के आ रहे हैं। उसने कह दिया आज मैं विद्यालय आ गया, आज मैं विद्यालय आ गया, तो कौन से टेंस की बात हो गई? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गई। काम तो हो गया ना, लेकिन उसने क्या नहीं लगाया? हाँ और था नहीं लगाया, है ना, इस चीज ध्यान रखना। तो क्या बनाएंगे? आई के साथ क्या लगाएंगे? आई हैव। आने को क्या बोलते हैं? कम। कम की थर्ड फॉर्म कमी होती है, कि कम टू, ये बन गया आपका। अब इसके बाद देखते हैं हैज लगेगी। अगर यहीं पे हम राम लिखते हैं, किसी का नाम लिखते हैं, तो उसके साथ क्या लगा देंगे? हैज लगा देंगे। और आई के साथ क्या लगेगा? हैज लगेगा, हैव लगेगा आई के साथ। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो आपसे कंडक्ट है, मतलब जो है उस टेंस में। इसमें क्या होता है? सहायक क्रिया के साथ एक और चीज जो प्लस करते हैं हम, सिंस और फॉर करते हैं, क्योंकि दो टेंसों से मिलकर बन रहा है परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। इसमें काम क्या होगा? आपका हो भी चुका होगा और चल भी रहा होगा, दोनों चीजों को दर्शाएगा। आपका काम क्या है? हो भी चुका है और चल भी रहा है। ठीक है, तो जैसे कि आपने परफेक्ट में पढ़ी, हैज कहां लगेगा, हैव कहां लगेगा, तो कंडीशन सेम वही है, कंडीशन अप्लाइड वही है कि हैज कहां लग रहा है? सिंगुलर नाउन के साथ, और हैव कहां लग रहा है? प्लूरल नाउन के साथ। लेकिन सिंस और फॉर समय के लिए दो शब्दों का यूज हो रहा है, तो सिंस का यूज कहां होगा? निश्चित समय के लिए, और फॉर का उपयोग कहां होगा? अनिश्चित समय के लिए, है ना। अनिश्चित समय क्या? मैंने अगर बोल दिया कि मैं 4 बजे से पढ़ा रहा हूं, तो निश्चित है अनिश्चित है? निश्चित है, क्यों? 4 फिक्स है। और बोल दिया अगर मैं 3 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, कौन से 3 घंटे से? पता ही नहीं है ना। 3 घंटे कौन से 3 घंटे से और कौन से 4 घंटे से? तो अंतर यह है कि जहाँ क्लॉक वाली बात हो रही है वो आपका समय निश्चित है। ठीक है, और 3 घंटे 4 घंटे 10-12 साल से, कहाँ के 10-12 साल से, तो वो आपका अनिश्चित में जाएगा। उसके आगे क्या लगेगा? उसके पूर्व क्या का उपयोग करेंगे? फॉर का उपयोग करेंगे। तो देखो, मैं वही बात करते हैं, मैं 2 बजे से अंग्रेजी लिख रहा हूं। ठीक है, मैं 2 बजे से क्या कर रहा हूं? अंग्रेजी लिख रहा हूं। तो मतलब क्या समझ में आ रहा है कि इसमें काम आपका हो भी चुका है और चल भी रहा है, मतलब काम समाप्त भी हो गया है और चल भी रहा है। तो आई के साथ क्या लगाएंगे? हैव और भी। अब लिखने को क्या बोलते हैं बताओ? राइट। राइट में आईएनजी लगा दें, क्या हो जाएगा? राइटिंग। क्या लिख रहा है? अंग्रेजी के इंग्लिश। देव, अंग्रेजी को अंग्रेजी लिखेंगे कि इंग्लिश लिखेंगे? तो तुम अंग्रेजी बोल रहे हो,
देखो लिखा है एस कोचिंग क्लासेस फ्लुएंट इंग्लिश, अंग्रेजी नहीं लिखेंगे वहाँ पर, अंग्रेज हो जाए, अंग्रेज अपन पर राज करके गए 200 वर्ष, पता है? यस सर। है ना? 200 वर्ष राज किया मैंने, तो नहीं किया है, वो तो चलेगा लेकिन अंग्रेजी छोड़ गए, है ना? तो अंग्रेजी की जन्मदाता किसे कहते हैं पता है? अंग्रेजों को, चौसर को नाम रहता है ना? जैसे कि इतिहास के अर्थशास्त्र के दो जनक हैं, एक आधुनिक है, आधुनिक जो चल रहा है, और एक प्राचीन है। प्राचीन कौन है? एडम स्मिथ है, और आधुनिक कौन है? उल्टा हो गया। हाँ, प्राचीन है चाणक्य हैं और आधुनिक है एडम स्मिथ। ठीक है, ये अर्थशास्त्र के जनक हैं, मतलब जनक मतलब इनने इन विषयों को जन्म दिया है। तो इंग्लिश को जन्मदाता अपन बोलते हैं चौसर को, है ना? इनने जन्म दिया है इंग्लिश को। अब वो तो चले गए, इंग्लिश छोड़ गए, अपन तांडव कर रहे हैं, क्योंकि बोलते हैं ना इंग्लिश पढ़ने नहीं पढ़ रही, आ ही नहीं रही बहुत से बच्चों को। अब किसी को पता ही नहीं कौन जगह कहेंगे, अगर आज के जमाने में मिल जाए ना पकड़ के मारे उसको, है ना? इतना कठिन विषय कहाँ से दे दिए? कठिन नहीं, बहुत इजी है। 26 बटे लाइन नहीं खींचना, इलेक्ट्रिक लाइन, है ना? कहीं ये यहाँ से मात्रा वहां से नहीं लगाना, बहुत इजी है, लिखने बहुत नहीं लिखा जाती है, वो पढ़ने में बहुत इजी है, समझने में उसको बहुत आसान लगती है। ठीक है, तो अब 2 बजे की बात करते हैं। तो 2 बजे मतलब निश्चित है, तो इसके आगे क्या लगा देंगे? इसके पूर्व 4 to a kilo। ये बन गया आपका सेंटेंस, आई हैव बीन राइटिंग इंग्लिश सिंस 2 बजे से। अगर हम इसी को नेगेटिव में ले जाएंगे तो क्या करेंगे? आई हैव और बीन के बीच में नोट लगा देंगे, है ना? बीन के बीच में क्या लगा देंगे? हम नोट लगा देंगे। तो यहां देखें आप थोड़ा सा, आई हैव नॉट बीन राइटिंग इंग्लिश सिंस 2 o'clock। ये इसका नेगेटिव हो गया। अब देखो इसके नेगेटिव का हम इसको देखते हैं, इंट्रोगेटिव में ले लेते हैं। तो इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे? इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, हैव, यू और बीन, फिर बीन लगेगा, फिर क्या लिखेंगे हम? राइटिंग इंग्लिश सिंस 2 o'clock। और आखिरी में क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क। और बी वाले में क्या करेंगे? जो वाक्य के बीच से प्रश्न बनाएगा नेचुरल इंग्लिश, उसकी प्रथम लिखेंगे, इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। जी हमारा बी का बनेगा, है ना? तो ये आपका आज का जो कथा है, टोटल रिवीजन था। अपन ने देख लिया प्रेजेंट टेंस का, इंडेफिनिट क्या कह रहा है, कंटिन्यू क्या कह रहा है, परफेक्ट क्या कह रहा है, और परफेक्ट कंटिन्यू क्या कह रहा है, कि अपन इसको किस तरीके से बनाएंगे। परफेक्ट टेंस जिसमें इंडेफिनिट में बता दें कि हम टेंस में, प्रेजेंट सिंपल टेंस में एस लगा रहे हैं, लेकिन उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लग रही। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब लगेगी, डू डज। ऐसी कंटिन्यू में इस हमारे तीनों में वही कंडीशन रहेगी, और वर्ब की प्रथम फॉर्म लगेगी। परफेक्ट में क्या रहेगा? हैजर्ड लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। और परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में क्रिया का प्रथम रूप लगाएंगे, और हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी? हैज बीन और हैव बीन। और समय के लिए हम इस प्रकार का उपयोग करेंगे सिंस और फॉर का। तो मैं विद्यालय जाता हूं तो बात होगी इंडेफिनिट की, मैं विद्यालय जा रहा हूं तो कंटिन्यू की बात हो जाएगी, और मैं विद्यालय जा चुका हूं तो परफेक्ट टेंस की बात होगी, और मैं 4 बजे से विद्यालय जा रहा हूं तो परफेक्ट कंटिन्यू टेंस की बात हो गई। इन चीजों को थोड़ा सा फोकस करना है, बार-बार 2 बार वीडियो देख लेना, तो आपको समझ में जाएगी कौन सी टेंस की और किस तरीके से बात होती है। ठीक है, मिलते हैं तुम्हारा वीडियो। जय हिंद, जय भारत।